हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी देखिए एमपी के इलेक्शन भी चलने लग रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है। इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसका फॉर्मेशन क्या रहता है, इसको किस तरह से इसके मेंबर्स को हटाया जाता है, या फिर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपको इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनना है, तो इसको कौन चुनता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने से कितने आर्टिकल ये डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में ये दिया गया है, इलेक्शन कमीशन के काम क्या रहते हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या फंक्शंस है। स्टार्टिंग में इनिशियली जब इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था तब ये किस तरीके का था, कौन कौन से इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करता है, मतलब पूरा का पूरा इसके बारे में हम जानेंगे। इलेक्शन कमीशन होता क्या है, फंक्शन से लेकर ड्यूटी से लेकर जो लैंडमार्क केसेस रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आपका जो राइट टू वोट है वो किस तरीके के नेचर का है, और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में। तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा, पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, आपके हर एग्जाम में हेल्प करने वाली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो सब कुछ शुरू करने से पहले बहुत बेसिक सा मैं आपको एक चीज बताती हूँ। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ 1950 में। उसके बाद सबसे पहला जनरल इलेक्शन हुआ 1951 में, जो 1952 तक चला। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक बताया गया है इस पार्ट में। इस वीडियो में मैं सारे आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि इन्हीं आर्टिकल्स में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से बनाया जाता है, कौन इसके मेंबर्स रहते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, कौन कौन से इलेक्शन वो रेगुलेट करती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो चेयरमैन जो होता है उसमें उसे किस तरीके से रिमूव किया जाता है, पावर्स वगैरह बहुत कुछ है इसमें इन आर्टिकल्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में मैं आपको समझाने वाली हूँ इन आर्टिकल्स को। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बी राइट टू वोट इन्हीं आर्टिकल में है। आपका राइट टू वोट जो है ये एक फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? सिंपली ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन जो है क्या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है? तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। अब इसका मतलब समझिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है और स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब उसके बारे में, जैसे इलेक्शन कमीशन के बारे में स्पेसिफिकली आपके पार्ट 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 में बताया गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में बताया गया हो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। स्टैच्यूटरी बॉडी वो होती है जब लेजिस्लेचर कोई कानून बनाती है, कोई स्टैट्यूट बनाती है, उसके अंदर अगर बताया गया कि सो एंड सो कोई बॉडी या कुछ बनाया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी या बॉडी बनाई जाएगी, वॉटेवर, तो वो स्टैच्यूटरी बॉडी है। मतलब किसी कानून में दिया गया है उस चीज को बनाने के लिए, लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया उसके अंदर अगर बताया गया तो वो आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। लेकिन इसके बारे में तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया स्पेसिफिकली, तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। अब इसका इलेक्शन कमीशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये क्यों बनाया गया, इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफ यूनियन एंड स्टेट। यूनियन मतलब आपके पार्लियामेंट्री इलेक्शन, स्टेट जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम होता है आपके इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो देखिए दो टाइप का रहता है आपका। दो टाइप के कैसे, एक है आपका सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जिसका काम होता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जो आपके एमपीज जो रहते हैं उनको इलेक्शन को रेगुलेट करना, और आपका स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस रहते हैं उनको रेगुलेट करना, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। यहाँ मैंने आपको दोनों बताए हैं। और एक दूसरा है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब इसका काम क्या होता है, इसका है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं, एमसीडी वाले, और जो पंचायत जो आपके ग्राम पंचायत के जो होते हैं, वो इलेक्शंस को रेगुलेट करने का काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है। ये स्टार्टिंग में नहीं था, ये बाद में आया। ये आपका जब 73rd अमेंडमेंट आया 1992 में, उसके बाद इसे बनाया गया था। तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शन को रेगुलेट करते हैं? आपके लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके इलेक्शंस को रेगुलेट करती है। आपका ये जो राइट टू वोट है, जब आप 18 प्लस के हो जाते हो तो आपको वोट डालने का अधिकार हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आपका 21 एज थी, 21 साल का जो व्यक्ति होता है वही वोट कर सकता था। लेकिन 61st अमेंडमेंट जो 1989 में आया था, उससे जो है ये एज रिड्यूस करके 18 कर दी। पहले 21 साल थी, बाद में 18 कर दी।
ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से अमेंडमेंट से जो है ये एज कम कर दी गई थी। अब इसका असर क्या हुआ था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन स्टार्टिंग में सिर्फ सिंगल पर्सन बॉडी थी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, लेकिन बाद में ये एज जो रिड्यूस हुई तो इलेक्शन कमीशन पर बर्डन ज्यादा हो गया, वोटर्स ज्यादा हो गए, तो उन सब की लिस्ट प्रिपेयर करना और जो काम होते हैं, ड्यूटीज जो होती है इलेक्शन कमीशन की, तो वो ओवर बर्डन होगी, जिसकी वजह से उसके मेंबर्स जो है बढ़ाने पड़े थे। उसके बारे में मैं अभी आपको डिस्कस करूंगी, पूरी टेबल आपको बनाकर। कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो मैंने आपको बताया था 1951 में सबसे पहला जनरल इलेक्शन हुआ। 1950 में जो है जब इस बॉडी को बनाया गया तब ये सिंगल मेंबर बॉडी थी। सिंगल मेंबर में आपका सबसे पहला जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो थे मिस्टर सुकुमार सेन, जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इनका टेन्योर रहा। जो सिंगल मेंबर बॉडी ये रही, ये 1950 से लेकर 1989 तक सिंगल बॉडी मेंबर रही, सिंगल मेंबर बॉडी थी ये। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया 61st अमेंडमेंट आया 1989 में। उसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे वोटर्स और बढ़ गए। क्यों? क्योंकि 18 साल जो है वोटिंग एज कर दी गई, पहले 21 साल थी। 18 साल होने के बाद जो है वोटर्स बहुत ज्यादा हुए, उनकी लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ी। मतलब ये जो कमीशन है ना, ये बॉडी ओवरबर्डन हो गई, जिसकी वजह से इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाना पड़ा। आपका 1989 से लेकर 90 तक ये मल्टी मेंबर बॉडी रहा, 1+2 रहा। एक जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और बाकी के 2 जो है अदर इलेक्शन कमिश्नर रहे। ये इसमें जब आप आर्टिकल पढ़ोगे ना, उसमें मे टर्म का इस्तेमाल हुआ है। मतलब अगर जरूरत पड़ती है तो प्रेसिडेंट चाहे तो इस बॉडी के मेंबर्स की संख्या बढ़ा सकता है, अगर जरूरत होती है तो, और चाहे तो वो उसे रिड्यूस भी कर सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था। वो थे हमारे मिस्टर सुकुमार सेन। और अभी रिसेंटली जो है 25वें इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो है आपके राजीव कुमार, जो 15 मई 2022 को ये चुने गए थे। इनका टेन्योर अभी तक चल रहा है, तो ये 25वें नंबर के हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है जीके का, राइट। तो आपका मल्टी मेंबर रहा, 1+2 की इसमें संख्या रही। उसके बाद इसको फिर से सिंगल मेंबर बना दिया गया, सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। 1990 से लेकर 1993 तक फिर से इसे सिंगल मेंबर बॉडी बनाया गया। उसके बाद फिर से 1993 से लेकर अब तक जो है इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा और भी मेंबर है इसमें, 1+2 की संख्या है। अब ये जो इसके मल्टी मेंबर बॉडी से बनाए गए, ये कौन सी कमेटी के कहने से बनाए गए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तेंदुलकर कमेटी थी जिसने गवर्नमेंट को ये सजेशन दिए था कि आप इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी है इसको मल्टी मेंबर बनाइए। इसने और भी बहुत सारे सुझाव दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग एक ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कमेटी ने कहा था कि भी इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया जाए। तो तेंदुलकर कमेटी थी, इट वाज हेडेड बाय सुरेश डी तेंदुलकर। अब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आपके आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये डील करता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 324 को देखते हैं क्या कहता है। ये आपको बताएगा कि जो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, मतलब कौन कौन से इलेक्शंस को ये रेगुलेट करता है। मैंने स्टार्टिंग में जो आपको टेबल बनाकर दिखाई थी ना कि भी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो काम होता है, सेंट्रल वाले में मैंने आई गेस वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखा था, वो आप उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शंस को जो है कंडक्ट करवाने का काम जो आपके इलेक्शन कमीशन का होता है। और यही सारी चीजें आपके आर्टिकल 324 में बताई गई। तो इसकी हेडिंग है सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। इसी मतलब इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इन सबके इलेक्शंस को सुपरिंटेंडेंस करता है, डायरेक्शंस देता है, कंट्रोल करता है, जो जो इलेक्शन मैंने आपको बताया उन सब के इलेक्शंस को। तो इसमें 6 क्लोज दिए गए हैं। तो सबसे पहला, तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन आपका पढ़ने लग जाऊं, आर्टिकल पढ़ने लग जाऊं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं आपको इन शॉर्टकट में मैं आपको इन सभी क्लोजेस का जो क्रक्स है वो बताती हूँ ये क्या कहता है। तो सबसे पहला जो है आपका फर्स्ट वाला ये बताता है कि इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शंस को सुपरिटेंडेंस करता है। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो आपके लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं,
स्टेट लेजिस्लेचर अगर उसमें एक सदन है तो उसके इलेक्शन को सुपरिटेंडेंस करेगा। अगर बाइकैमरल हाउस है, मतलब दो हाउसेज अगर उसके अंदर है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, तो दोनों हाउसेज के इलेक्शंस को वो देखेगा। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को भी देखने की पावर जो है आपके इलेक्शन कमीशन के पास है। इसका सेकंड ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन की ये जो बॉडी है इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं। सबसे पहला एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और साथ में अदर मेंबर्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भी मे टर्म का यहाँ इस्तेमाल हुआ है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो ही इसके मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और ये काम किसका है, ये प्रेसिडेंट का काम होता है। जो आपके पार्लियामेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाती है वही डिसाइड करते कि हाँ जरूरत है तो इसके मेंबर्स को बढ़ाया जाए, और फिर प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसके मेंबर्स की संख्या को बढ़ाता है। इसका थर्ड ये कहता है कि अगर अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट अगर किया जा रहा है, अगर सिंगल बॉडी मेंबर है तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, अगर और भी मेंबर्स को अगर अपॉइंट किया जा रहा है तो वो जो है 1 प्लस अदर्स की बॉडी हो जाएगी। तो एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, बाकी के आपके अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो एज ए चेयरमैन भी एक्ट करेगा, मतलब उसे चेयरमैन भी बोला जाता है। राइट अब इसका फिफ्थ ये बताता है कि इसका टेन्योर क्या रहता है, मतलब कितने समय के लिए या फिर इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहती है सर्विस की। ये पार्लियामेंट कानून बनाती है इसके बारे में, और प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि भी किसी भी इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर कितना रहता है या फिर इसकी कंडीशन, सर्विस की कंडीशंस क्या है, ये किस तरह से एक्ट करेगा, ये सारी चीजें जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। अब इसका प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ इसमें क्या कहता है ये। प्रोवाइडेड दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। तो इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे ही उसकी पोस्ट से रिमूव नहीं किया जा सकता है। इसका प्रोसेस है जिस तरह से लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को रिमूव करने का जो प्रोसेस रहता है, जो ग्राउंड रहते हैं, उसी तरीके से आप जो है इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं। एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेजेस आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। मतलब अपॉइंटमेंट होने के बाद आपकी जो इलेक्शन कमिश्नर की जो कंडीशंस होती हैं, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं, जो एडवांटेजेस जो होते हैं, उनमें भी आप फेरबदल नहीं कर सकते एक बार इसकी अपॉइंटमेंट होने के बाद। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और ए रीजनल कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अदर इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सलाह मशवरा करना पड़ेगा, उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही जो है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव किया जा सकता है। अब इनका टेन्योर क्या रहता है, आज सच यहाँ स्पेसिफिकली बताया तो नहीं गया, बट 65 ऑफ एज या फिर 6 साल तक की इनका टेन्योर रहता है। जो भी पहले आ जाए, या तो 65 की एज के हो जाए या 6 साल उनकी जो टेन्योर है वो खत्म हो जाए, जो भी पहले हो जाए वो उनका जो है फिर टेन्योर खत्म हो जाता है, 6 साल की सर्विस या 65 ऑफ एज। राइट अब 325 आर्टिकल 325 क्या कहता है, वोटर लिस्ट में ऐड करने के लिए आपके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाए। जो आपका राइट टू वोट है ना, ये वोटर लिस्ट में जो अब आपको ऐड किया जाता है, ये आपके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किस ग्राउंड पर, ये यहाँ पर इसमें लिखा ही हुआ है, दिस इज रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, इन बेसिस पर आप पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 326 एडल्ट सफरेज, जो आपको बताता है कि आपका जो वोट करने का जो अधिकार है, जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपको राइट टू वोट मिल जाता है। मैंने अभी आपको बताया था 61st अमेंडमेंट था 1989 का, जिसमें आपकी एज जो है रिड्यूस कर दी गई थी, 21 साल से 18 साल कर दी गई थी, जिसके बाद आपका वोट डालने का अधिकार हो गया था। ठीक है, सो 18 साल का हर व्यक्ति जो है राइट टू वोट उसके पास है। ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि पूछा जाता है, अमेंडमेंट पूछ लिया जा सकता है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि किस अमेंडमेंट के बाद जो है ये एज रिड्यूस कर दी गई थी। सिंपल है।
सो इसको मैं अब और क्या ही एक्सप्लेन करूं। हाँ, लेकिन कुछ ग्राउंड्स के बेसिस पर ही आपका जो राइट है ना, इससे आपको इन्फ्रिंज मतलब इसको आपको डिप्राइव किया जा सकता है, आपसे लिया जा सकता है, जैसे कि नॉन रेजिडेंस हो गया, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो गया, क्राइम हो गया, और करप्शन या फिर इलीगल प्रैक्टिस। इन बेसिस पर जो है आपका ये राइट जो है आपसे लिया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज आप अगर 18 साल के हैं तो आपको कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है, कुछ अगर ये पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे नहीं है अगर आप, तो कोई भी आपका ये राइट आपसे नहीं ले सकता है। तो हाँ, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए 327 और 328 ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें क्या डिफरेंस है देखिए। पावर ऑफ पार्लियामेंट 327 में बताया गया है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर 328 में बताया गया है। ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ, ये भी सिंपल ही है। खैर, आपसे कई बार जो 326 है इसके आगे सिर्फ एक हेडिंग लिख दी जाएगी कि भी एडल्ट सफरेज जो है ये कौन से आर्टिकल में है, तो 326 है, तो याद रखिए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपका जो राइट टू वोट है कौन से आर्टिकल में है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, कि पार्लियामेंट कानून बनाती है कि किस तरीके से जो है इलेक्शन को रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू और इन कनेक्शन विद, तो पार्लियामेंट समय समय पर कानून बनाती है उन सभी मैटर्स के बारे में, इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस के रिगार्डिंग जो इलेक्शन है उससे संबंधित जो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, और टू द हाउस ऑफ और ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, तो अगर लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर में एक हाउस है या दो हाउस है, जिस भी हाउस का इलेक्शन हो रहा है उसके रिगार्डिंग वो कानून बनाएगी of a state, including the preparation of electoral roll and delimitation of the constituency and all other matters necessary for securing the due constitution of such house or houses। तो आपने कई बार देखा होगा जो सीट्स है, एरिया की जो सीट्स है वो कई बार बढ़ जाती है और कई बार कम भी हो जाती है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो उसका जो बंटवारा जो है वो बढ़ाना पड़ता है, मतलब सीट्स बढ़ानी पड़ती है। तो ये जो डिलिमिटेशन है या फिर जो सीट्स को बढ़ाया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग जो है पार्लियामेंट जो समय समय पर कानून बनाती है और उन्हीं को फॉलो करके इलेक्शन कमीशन जो है उनके इलेक्शंस को कंट्रोल करता है, सुपरिटेंडेंस करता है। ठीक है, अब पावर ऑफ लेजिस्लेचर, अब लेजिस्लेचर भी कानून बना सकते हैं स्टेट में। जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है इसके रिगार्डिंग कानून बनाना। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो फार एज प्रोविजन इन दैट बिहाफ इज नॉट मेड बाय पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून नहीं बनाया है तो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो ओवरराइडिंग इफेक्ट का हो, मतलब पार्लियामेंट के कानून से ऊपर होकर वो नहीं जा सकता है, उसी के अंडर उसे काम करना होता है। The legislature of a state may from time to time by law make provision with respect to all matters, वो उन सभी मैटर्स के रिगार्डिंग, जो मैटर्स यहाँ बताए गए ना उनके रिगार्डिंग वो रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी, और in connection with the election of house or either house of the legislature of a state, including the preparation of electoral roll and all other matters necessary for securing the due constitution of such house or houses। वही सेम जो भी मैंने आपको 327 में बताया था, वही काम जो है अब स्टेट लेजिस्लेचर कर रही है। सिंपल है। आगे देखिए 329, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 329 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज ए एक्सेप्शन वर्क करता है। क्यों? देखिए, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, तो इलेक्टोरल मैटर को जो है कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया है। जब आप ये आर्टिकल स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो इसमें वर्ड शुरू होता है नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब जो भी आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया अभी तक उसको आप साइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो है मैंने अभी बताया कि इलेक्टोरल मैटर्स को जो है कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया है, तो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट जो है जो भी कानून बना रही है इलेक्शन से रिलेटेड 327 और 328 में जो हमने डिस्कस करे, जो डिलिमिटेशन के बारे में है, जो
डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में है, या जो सीट अलॉटमेंट्स के बारे में है, जो भी कानून बना रही है, तो उसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आप उस पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठा सकते हो किसी भी कोर्ट में जाकर, ठीक है। तो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से इसे बाहर रखा गया है। लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई इशू रेज करना है, या फिर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ की गई है, तो आप जो है इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, और उसका अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। सिंपल है। अब यही जो मैंने बात लिखी, नो इलेक्शन ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ईदर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। और कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का अगर इलेक्शन हुआ है या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है, तो उसको आप कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, बट स्टिल आपके पास ये पावर है, आप एक इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में, या अपीलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट में, वहां आप ले जा सकते हो। सिंपल है ये इसका, ये आपका 329 में दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसकी एक बार रीडिंग भी आप लगा लीजिए। आई होप कि भी आपको इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल और जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया सब आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। पॉइंट टू पॉइंट हम चले शुरू से एंड तक, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल है। एग्जाम पर्पज से सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। एक इसका इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे क्या होता है, और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, अच्छी अच्छी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। सो चलिए, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक आपका लैंडमार्क केस है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बस एक लास्ट आपका केस वो देख लेते हैं। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का एक केस था। इसमें कोर्ट ने ये बोला कि आपका जो राइट टू वोट है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और इसी केस के अंदर बताया गया था कि आप एक नेगेटिव वोट भी डाल सकते हैं। नेगेटिव मतलब अगर आपको जितने भी इलेक्शन में लोग खड़े हैं ना, कैंडिडेट्स खड़े हैं, आपको कोई भी नहीं पसंद आ रहा है, तो आप एक ऑप्शन ये भी दिया गया है नेगेटिव वोट की भी, मुझे कोई नहीं पसंद आ रहा, कोई एलिजिबल ही नहीं है मेरी नजर में, तो उसे नेगेटिव वोट देते हैं, तो उसको नॉट वोटिंग फॉर एनी कैंडिडेट, ये भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसे नोटा भी कहते हैं। तो ये आपके इस केस के अंदर बताया गया था। एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन है ये एक परमानेंट बॉडी है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं इलेक्शन चले ही रहते, तो इस बॉडी को खत्म नहीं किया जा सकता। ये परमानेंट बॉडी है, इसका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के अदर मेंबर्स रहते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसकी पोस्ट भी परमानेंट है, इसकी पोस्ट को नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन अदर मेंबर्स की पोस्ट को खत्म किया जा सकता है। हमने आर्टिकल पढ़ते हुए देखा था ना, मे टर्म यूज हुई है, तो जरूरत पड़ती है तो अदर मेंबर्स लाए जा सकते हैं, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं हो तो नहीं भी से काम चल जाएगा। और एक चीज ये कि अगर कोई मैटर डिसाइड करना है इलेक्शन कमीशन ने, तो वो किस तरह से, जरूरी नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बोलेगा उसी को ही फॉलो किया जाएगा, नहीं, जितने भी मेंबर्स जो हैं उनका वोट किया जाता है उस सो एंड सो पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, और जो मेजॉरिटी है वो डिसाइड करती है। मतलब अगर सपोज करो 3 मेंबर हैं, तो तीनों ने वोट करा, 2 एक के पक्ष में है और एक अकेला दूसरे के पक्ष में है, तो जो मेजॉरिटी रहेगी वोट्स की उसी के बेसिस पर मैटर को डिसाइड किया जाता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे कुछ भी कह रहा हो, लेकिन अगर मेजॉरिटी कोई चीज डिसाइड कर रही है तो उसी को ही फॉलो किया जाएगा। तो ये सारा था आपके इलेक्शन कमीशन के बारे में। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।